नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे थे। और आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी लगा रहे हैं। मतलब 10th बोर्ड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है और जितने भी सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है वो सारा हम कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी सारा का सारा निःशुल्क के अंदर। तो सारी वीडियो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो नीचे प्ले लिस्ट दे रखी है, एक और से जरूर चेक करें। सब्सक्राइब करना है आपको खाली, बाकी सारी वीडियो हर बार हर दिन आपके पास आती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम कर रहे थे 14 चैप्टर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब जो पादप और जंतु है उनका आर्थिक महत्व, जिसमें से हमने पादपों का कर लिया था। पादपों के बाद आती है बाहरी जानवरों की, जंतुओं की। तो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में हम किन किन का यूज़ करते हैं तो उनकी बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमें मेन क्या क्या पढ़ना है पहले तो वो देखिए। तो देखो हमने सबसे पहले पढ़ना है मधुमक्खी का, फिर रेशम कीट का, फिर लाख का। लाख के बाद हमें क्या पढ़ना है, कुछ एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पालतू जानवर है उनके बारे में पढ़ना है। इतना ही पढ़ना है, फिर ये हो जाएगा लेसन खत्म। अभी हम कर रहे हैं एपीकल्चर के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर क्या है, तो सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों को जो पालन करते हैं, मधुमक्खियों को जो पालते हैं, अब पालेंगे कैसे, क्यों पालेंगे, तो वही बात है, मधुमक्खी को पालना उनको क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। बड़ा सिंपल सा है। तो ये आपको पूछेगा नहीं मधुमक्खी पालन किसे कहते हैं, वो तो ये पूछेगा क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये है ना कि क्यों करते हैं, बड़ा सिंपल सा, सभी को पता भी है, शहद और के लिए, मोमोर के लिए। बट उसके अलावा और हमें क्या पढ़ना है, तो पहले उस पर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मधुमक्खी जो है उनकी प्रजातियां कितने प्रकार की होती है। हालांकि हमारी किताब के अंदर प्रजातियां नहीं दे रखी है, 9th क्लास में प्रजाति स्पीसीज दे रखी थी। उसके अलावा फिर भी हम इनको करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ताकि याद रह जाए हमें। अब कौन कौन सी होती है, तो मेन स्पीसीज कौन कौन सी है, प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी है किसकी, मधुमक्खी की। वैसे तो देखो मधुमक्खी की बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती है, बट अगर हम बात करें मधुमक्खी के लिए मेन जो शहद प्राप्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर कौन आती है, 4 आती है, एपिस डॉर्सेटा, मेलिफेरा, इंडिका और फ्लोरा। कौन कौन सी, देखो एपिस जो है वो जो मधुमक्खी है उनका मेन जो स्पीसीज का जो कुल चलता है, फैमिली चलती आ रही है, तो उनके अंदर तो एपिस तो सभी में आना है। आगे क्या क्या चेंज है, डॉर्सेटा, मेलिफेरा, इंडिका एंड फ्लोरा। तो देखो सबसे पहले कौन आ रहा है, एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा, तो एपिस डॉर्सेटा क्या है, तो वैसे तो इनके बारे में चारों का एक्सप्लेन हमें याद करना नहीं है, बस हमें याद रखना है कि 4 स्पीसीज होती है। बट सिंपल सी बात, जैसे कि देखो सबसे पहले तो बात करते हैं अगर एपिस इंडिका की, तो इंडिका का मतलब क्या आ गया, जो इंडिया में आ रही है, जो इंडिया की है। तो इंडिया में जिस मधुमक्खी का नॉर्मली पालन किया जाता है, पाला जाता है, वो कौन सी है, एपिस इंडिका है, ठीक है। छोटे आकार की होती है, जैसा कि आप जो है साइड में जो फिगर चल रहा है उसके अंदर देख भी सकते हो कि एपिस इंडिका एक छोटे साइज का मधुमक्खी है। फिर आता है एपिस फ्लोरा। तो एपिस फ्लोरा जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है, फ्लोरा का मतलब क्या है, फ्लावर। तो ये फ्लावर्स से ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है, फ्लावर मतलब इनके अंदर फ्लावर से ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगी, मतलब इनके अंदर जो शहद होगा सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो शहद बनता है वो क्या बनता है, एपिस फ्लोरा से बनता है। फिर एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा की, तो इनकी बात करते हैं, दोनों बड़े आकार की होती है, जिसमें से भी जो एपिस डॉर्सेटा है वो सबसे बड़े आकार की होती है। साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। और एपिस डॉर्सेटा की दूसरी विशेषता यह है कि इनका जो डंक होता है वो जहरीला होता है, मतलब इनके जो स्टंग मारते हैं, डंक मारते हैं, उनके अंदर जहर की मात्रा बाकी मधुमक्खियों से काफ़ी अधिक होती है। इसलिए नॉर्मल कुछ एनिमल्स को डेथ भी दे देती है और काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा देती है। तो ये तो मेरे ख्याल नाम याद रखना, एपिस डॉर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग उनका जो शहद होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे किसी का शहद ज़्यादा पीले रंग का होता है, किसी का ज़्यादा डार्क होता है। तो वो डिपेंड करता है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसा है, उनके अंदर अदर जो विटामिन है, प्रोटीन है, उनकी क्वांटिटी कैसी है, शुगर की मतलब कि जो भी उनके अंदर फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है, ठीक है। तो ये तो कि उनकी स्पीसीज। अब बात करते हैं, मेन आता है हमारे, ये पूछ सकते हैं और पीछे क्वेश्चन भी अपने, कि मधुमक्खियों के प्रकार कितने होते हैं। जो हनी होती है, एक हनी बिहेव के अंदर जो हनी, उनकी टाइप्स कौन कौन से है, तो देखो 3 टाइप्स की होती है, रानी, नर और श्रमिक। मतलब जो क्यून भी होगी, मेल भी होगा और श्रमिक होगा। श्रमिक मतलब वर्कर्स जो हो गए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्कर्स होते हैं, हज़ारों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। नर कुछ ही होते हैं, 10 से 100 के बीच में, मतलब 10 से 20 समझ लो भले आप। और रानी जो होती है, एक मधुमक्खी के छत्ते में, एक हनी बिहेव के अंदर एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 3। तो बात करते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो पहले जो रानी है, इसकी विशेषता क्या है, तो जो हनी बिहेव के अंदर मधुमक्खी का जो छत्ता है उसके अंदर जो रानी होती है, क्वीन होती है, तो वो क्वीन क्या करती है,
रानी क्या करेगी? रानी कोई काम करेगी क्या? रानी का कोई काम नहीं होता। रानी क्या करेगी? अपनी प्रजा का नियंत्रण करेगी। ठीक है, तो रानी का मेन वर्क क्या होता है इसका, कि जो मधुमक्खी का पूरा छत्ता है उसके अंदर जितने भी क्या है मक्खियां हैं, उन सभी को ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है? हमें तो बस एग्जाम के लिए इतना याद रखना कि मधुमक्खी के अंदर जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है। देखो, दो काम होता है। एक तो है एग का, मतलब अंडे देने का, क्योंकि यही तो होगी जो अंडे देगी, क्योंकि पूरे छत्ते मतलब कि जो मधुमक्खी है उसके अंदर क्या, जो फीमेल है वो एक ही है, तो इसका काम तो क्या मेन एक एग देना। ठीक है, और दूसरा जो भी मधुमक्खी के अंदर जो मक्खियाँ है उनको कंट्रोल करना, मतलब कि इनके ऊपर नियंत्रण बनाए रखना। ठीक है, अब नियंत्रण कैसे बनाए रखेंगे? तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो एक क्या करती है, एक स्त्राव मतलब कि एक पैराफिन नामक गंध का, स्मेल का क्या करती है? गंध छोड़ती है, गंध का स्त्रवण करती है, एक स्मेल सिक्रेट करती है जिसका नाम क्या होता है? पैराफिन होता है। इसकी स्मेल के कारण ही सारी मधुमक्खियाँ इसके पीछे पीछे रहती है। मतलब जो मधुमक्खियाँ, जो रानी मधुमक्खी चल रही है इसके पीछे क्या चलता रहेगा? एक इस टाइप से ये स्मेल छोड़ता रहेगा। अब बाकी जो भी मधुमक्खियाँ हैं वो हमेशा इसी के अंदर जाएगी, कभी भी इसके बाहर नहीं जाएगी। तो आपने कभी कार्टून में, टीवी में, कहीं पर भी मूवीज़ में देखा होगा कि जब मधुमक्खियों के ऊपर अटैक करते हैं तो मधुमक्खी एक ऐसे एरो बनाकर आती है, कभी तीर बना के आती है, जो भी है। क्यों आती है? जैसे समझ लीजिए कि जो क्वीन बी है वो ऐसे सेक्रेट करते हुए चल रही है, तो बाकी की जो भी मधुमक्खियाँ होगी वो हमेशा इसी रास्ते पे आएगी, वो शॉर्टकट नहीं लगेगी, वो हमेशा क्या रहेगी? इसी रास्ते पे चलते हुए आएगी। क्यों आएगी? इस पैराफिन स्मेल के कारण। ठीक है, ये तो गया रानी का काम। रानी का दूसरा कौन आता है? तो रानी का दूसरा आता है यहाँ पर नर मधुमक्खी। ठीक है, तो नर मधुमक्खी की जो संख्या होती है वो 10 से 20 तक की होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब इसका काम क्या होता है? तो नर ये भी कोई ज़्यादा काम करता नहीं, इसका खाली काम क्या होता है? इसका काम होता है मैथुन करना, मतलब कि रिप्रोडक्शन करना। तो मैथुन समझ लीजिए, जनन समझ लीजिए, या रिप्रोडक्शन करना होता है। तो पूरे नर का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना होता है। रानी मधुमक्खी एक है, नर क्या है? 10-15, मतलब एक लड़की है, बाकी तो सारे मेल इतने ही है। अब ये क्या करता है कि जो क्वीन है वो आगे चलती जा रही है, पीछे जो भी नर है वो उसके पीछे दौड़ेंगे। अब जो लास्ट तक ये रेस जीतेगा वही नर क्या करेगा? रिप्रोडक्शन कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि रिप्रोडक्शन करने के जस्ट कुछ सेकंड के बाद, कुछ समय बाद ये जो नर होती है वो भी खत्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी की ये बड़ी विशेषता है कि जो नर होता है वो रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या जाता है? पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, रिप्रोडक्शन करना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट की जा सके। ठीक है, इतना ही काम है नर का। फिर आता श्रमिक। अब जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं वो क्या होते हैं? श्रमिक। अब श्रमिक का काम क्या है? मतलब आप कभी भी किसी मधुमक्खी को इधर उड़ते देख रहे हो तो वो हमेशा श्रमिक ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्वीन हमेशा बिहेव के बीच में रहती है, छत्ते के बीच में रहती है। दूसरी जो नर है वो उसके आसपास रहेंगे, तो बाहर घूमेंगे नहीं। जो आपको इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं कभी भी किसी मिठाई की दुकान पर, सब्जियों की दुकान पर, फलों की दुकान पर, हमेशा श्रमिक ही है। श्रमिक का काम क्या होता है कि इधर उधर से मकरंद लेकर आना, मतलब जो फूल है उसका एसेंस लेकर आना और उससे क्या बनाना? हनी का प्रोडक्शन करना, शहद को बनाना। ये श्रमिक का काम होता है। इसके अलावा श्रमिक के पास हथियार भी होता है, मतलब जो डंक मारने वाला जो होता है वो श्रमिक के पास ही होता है, बाकी कोई डंक नहीं मारता है। तो ये हो गया श्रमिक का काम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, बुक के पीछे है कि एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें श्रम विभाजन कैसे होता है। श्रम विभाजन का मतलब किस प्रकार से उनके जो वर्क है वो बांटा हुआ है, रानी का क्या है, नर का क्या है, श्रमिक का क्या है। ठीक है, फिर इसके यूजेज की बात करें तो देखो सिंपल से यूजेज है। शहद का यूज करते हैं तो ये सभी को पता है कि जो मधुमक्खी है उसका पालन शहद के लिए करता है, तो ये तो सिंपल सी बात। दूसरा क्या है? ये तो क्या शहद वाला। फिर उच्च ऊर्जा वाले मतलब हाई एनर्जी फूड के लिए इसका यूज करते हैं। हाई एनर्जी फूड क्यों करते हैं? ये लाइन लिखी हुई कि उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ के रूप में हाई एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो शहद होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के मेन सोर्स के अंदर आता है, तो ये इसके अंदर मेन क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट की जो डेटिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं? जल्दी से खराब नहीं होते हैं। इसलिए इसका एक और यूज़ हो जाता है खाद्य परिरक्षण, मतलब फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो एज प्रिजर्वेशन के लिए भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लंबे समय तक, कई हजारों सालों तक खत्म नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं, इसलिए का खाद्य परिरक्षण। इसके अलावा मोम,
मोम का मतलब जो मोमबत्ती के अंदर आप जो मोम यूज करते हो, वैक्स यूज करते हो, वो वैक्स भी क्या होती है, हनी से ही बनती है, हनी भी से प्राप्त होती है। और औषधि के रूप में कैसे करोगे अभी, तो गले की कुछ बीमारियां या फिर जो पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एक अल्सर होता है, तो अल्सर के अंदर भी शहद का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारे मधुमक्खियों के बारे में, जिसमें हमने इसकी 4 स्पीसीज की, 3 टाइप की, और मेन हमें जो याद करना है वो क्या करना है, इनके यूजेज याद करने, यूजेज आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सेरीकल्चर के बारे में करना है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेशम कीट पालन वाले सेरीकल्चर करना है। मधुमक्खी के पालन हम किसको पालेंगे, रेशम को पालेंगे। रेशम कीट क्या है, वो ये रेशमी जुल्फे, ठीक है, यहाँ पे जुल्फे नहीं, यहाँ पे कपड़े आएगा। ठीक है, तो रेशम कीट के अंदर चलते हैं। रेशम क्या होता है, तो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, उनको पाला जाता है, फिर उनको मारा जाता है, उनसे क्या निकाला जाता है, रेशम निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसा तो है नहीं घर के अंदर कोई कीड़ा है उसको मार के निकाल लिया। तो कौन से कीड़े हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो रेशम कीट है उसका नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई होता है। मोरी भी बोल सकते हैं, मोराई बोल सकते हैं, तो बॉम्बिक्स मोराई। तो बॉम्बिक्स मोराई इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम कीट का जो साइंटिफिक नेम क्या है। तो रेशम कीट का जो सेरीकल्चर के अंदर जो इंसेक्ट आता है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो कौन है, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई। अब ये होता क्या है, तो किस फैमिली से आता है, किस फाइलम से आता है, किस ऑर्डर से आता है, तो देखो ये जो आता है ऑर्थोपोडाज में आते हैं। ये जो कीट है वो किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा। वैसे कोई भी इंसेक्ट हो, जितने भी कीड़े होते हैं वो सारे कीड़े किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आता है। अब देखो ऑर्थोपोडा क्या है, आपने अगर 9th क्लास में गौर किया हो तो आपने मोलस्का, ऑर्थोपोडाज, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट और एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी की होगी, तो उसमें एक ऑर्थोपोडा आता है। नहीं किया छोड़ो, ये 10 देख लो सीधा सा। ऑर्थो का मतलब होता है 8 और पोडा का मतलब होता है पैर। ऐसे कोई भी कीड़े मकोड़े जिनके अंदर 8 पैर पाए जाते हैं वो सारे ऑर्थोपोडाज में आते हैं। ठीक है, और लगभग जितने भी कीड़े मकोड़े वो सारे ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। तो सेरीकल्चर वाला कीड़ा भी किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा में आएगा। अब इसका फाइलम कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर आपको सीधा से याद रखना है, लेपिडोप्टेरा है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा क्या है, माथाफोड़ी करनी नहीं, सीधा से याद रखना है कि लेपिडोप्टेरा क्या है, इसका फाइलम है, ऑर्डर है, सॉरी। तो ऑर्डर क्या है, इसका गण क्या है, लेपिडोप्टेरा। मतलब कि अब क्या एक्चुअल में चलता क्या है कि ऑर्थोपोडा के अंदर अलग अलग कैटेगरी आती रहेगी, तो उसमें किस कैटेगरी के अंदर ये आएगा, तो ये आएगा लेपिडोप्टेरा के अंदर। फिर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अपने घरों में तो पाए नहीं जाएंगे, किसी मोहल्ले में तो पाए नहीं जाएंगे। ये जो जंगलों के अंदर जो शहतूत के पेड़ होते हैं, शहतूत के पेड़ को बोलते हैं मलबरी ट्री। तो शहतूत के जो पेड़ होते हैं उनकी लीफ पर, उनकी पत्तियों पर पाए जाते हैं, शहतूत की पत्तियों पर पाए जाते हैं। तो जो रेशम कीट है उनका एक फिक्स जगह है शहतूत की पत्तियों पर। मतलब कि अगर आपको रेशम कीट चाहिए तो आपको शहतूत के पेड़ उगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो शहतूत की पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखो शहतूत की पत्तियों पर है या मलबरी की लीफ पर है, इसलिए इसको मलबरी हिंदी इंग्लिश सेम शलभ भी कहते हैं। ठीक है, मलबरी शलभ का मतलब क्या हो गया, शलभ एक्चुअल में संस्कृत का शब्द जिसका मतलब था कीड़ा, तो मलबरी का कीड़ा कहते हैं, मलबरी शलभ कहते हैं। तो प्राचीन समय में इसका नाम क्या था, रेशम कीट का मलबरी शलभ नाम था। तो मलबरी शलभ क्यों कहते हैं, क्योंकि शहतूत के पेड़ पर, मलबरी ट्री पर पाया जाता है। ठीक, अब आप लोग सर ट्री पे थोड़ी तकलीफ होता है, अरे भाई मूर्खों ट्री के ऊपर तो लीफ होगी, तो लीफ बोलो चाहे ट्री बोलो एक ही बात है, लेकिन मेन इनकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, लीफ ही होगी। फिर क्या है, इनका जो लार्वा होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो रेशम कीट है उसका जो लार्वा होता है वो क्या होता है, कैटरपिलर होता है। अब लार्वा क्या होता है भाई, देखो आपने 2 टाइप के एनिमल पढ़ोगे, एक होता है अंडे देने वाले, एक होता है बच्चे जन्म करने वाले। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, लार्वा। अब लार्वा क्या होता है, एक्चुअली में आप समझ लीजिए कि एक लिक्विड फॉर्म के अंदर आधा टूटा हुआ अंडा है, मतलब अंडे को तोड़ने के अंदर जो यॉर्क निकलता है अंदर पीले वाला, वो एक्चुअल में लार्वा की तरह ही होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, नॉर्मल इंसेक्ट या फिशेस के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि उनमें इतनी सेल्स नहीं होती कि वो एग बना सके, सीधा सा डायरेक्ट बर्थ दे दे। तो वो क्या करते हैं, एक लिक्विड छोड़ते हैं, उस लिक्विड के अंदर ही जो क्या बोलते हैं गैमेट्स है वो आगे जाकर फॉर्म करेंगे न्यू जनरेशन का। ठीक है, तो ये लार्वा कहलाता है। लार्वा सिंपल से क्या है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर है जिनसे नया जीव बनता है। तो इसके लार्वा का नाम आपको नहीं पूछेंगे लार्वा क्या होता है, भाई आपको पूछेंगे लार्वा कौन सा होता है। तो रेशम कीट का लार्वा कौन होता है, कैटरपिलर होता है, याद रखना कैटरपिलर। ठीक है, पोकेमॉन देखा ही आपने, उसके अंदर कैटरपिलर आता है, वो ही कैटरपिलर ही है, उसी की तरह खुलेगा, उसी की तरह इसके फटेगा, इसी की तरह पैक होगा। अगर आपको याद है तो सेम यही होता है। मतलब अगर आपने पोकेमॉन देखा है, उसके अंदर कैटरपिलर देखा है, तो वो जैसे जैसे विकसित होता है, मॉडिफाई होता है, वो ही एक्चुअल में वो यहीं से लिया हुआ है, रेशम कीट को लिया हुआ है। अब इसका जो जीवन चक्कर है वो पूरा का पूरा हम एक साथ एक ही टेबल में पढ़ लेंगे, पूरी थ्योरी हमें एक बार में याद हो जाएगी। कैसे याद होगी कि देखो कीट है, मैं नाम पढ़ा था इसका, बॉम्बिक्स मोराई था। तो कौन था ये, बॉम्बिक्स मोराई। अब जो कीट होता है कौन सा, रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई होता है, शहतूत के पत्ते पर पाया जाता है। लार्वा कैटरपिलर था। अब ये क्या निकालता है, यहाँ पे लार्वा निकालता है। ठीक है, कीड़े का कोई काम नहीं है, कीड़े के लार्वा का ही मेन सारा काम है। तो इसने निकाला लार्वा।
लार्वे का नाम क्या था याद रखना, अथवा तो क्या था भाई, अरे कैटरपिलर था। तो लार्वा क्या हो गया, कैटरपिलर। ये जो लार्वा होता है इसकी विशेषता क्या है, ये 7.5 सेंटीमीटर का होता है, 7.5 सेंटीमीटर का होता है, राउंड शेप के अंदर, लंबा चौड़ा जो भी है। फिर इसके अलावा ये क्या होता है, सिलेंडराकार होता है, मतलब कि सिलेंडर शेप के अंदर बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। इस टाइप से क्या होता है, 7.5 सेंटीमीटर का बेलनाकार होता है। फिर ये क्या करता है, ये जैसे जो पत्तियां हैं, इस पत्ती के ऊपर इसने लार्वा छोड़ दिया, यहाँ पर ये आ गया लार्वा। अब ये लार्वा क्या करे, यहाँ पे टिका हुआ है, इसको कोई ना कोई भोजन तो चाहिए। एक्चुअल में है तो ये लिविंग सेल ही, अभी तक पूरा नहीं बना लेकिन है तो लिविंग सेल ही। तो धीरे धीरे क्या करेगा, इस पत्तियों को खाना शुरू करेगा। इस पत्ती को जैसे जैसे खाएगा वैसे वैसे इसका साइज क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा। तो ये क्या करता है, फूड लेता है, लीफ को, सहतूत की पत्तियों को खाने का काम करता है, सहतूत की पत्तियों को खाता है। सहतूत की पत्तियों को खाने पर इसका जो साइज है वो क्या होता है, 5 गुना बड़ा हो जाता है। मतलब 5 गुना बड़ा, मतलब कि ये नहीं कि खाली 7.5 का 5 गुना, पूरा का पूरा जो ये है, ये लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 5 गुना बड़ा हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोकून किसे कहते हैं। तो जो लार्वा होता है वो फूड ग्रहण करने के बाद, खाना खाने के बाद जो बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोकून कहते हैं। ये ध्यान रखना, कोकून क्या होता है, हिंदी इंग्लिश सेम ही है, कोकून। अब ये जो कोकून होता है, अगर हमने इसको निकाल लिया तब तो रेशम प्राप्त हो जाएगा, वरना भाई साहब 10 से 12 दिनों के अंदर ये नया इंसेक्ट, नया कीड़ा पैदा कर देगा। तो कोकून से ही क्या बनता है, वापस जाकर कीट बनता है। तो कोकून क्या है, एक्चुअल में एकदम पूरा सा विकसित हो चुका, डेवलप हो चुका अंडा है, जिससे क्या बनेगा, कीट बनेगा। लेकिन हमें तो कीड़ा बनाना ही नहीं है, ये तो हमें करना ही नहीं है। हमें तो क्या करना है, हमें तो उसको मारना है, मार के क्या लेना है, रेशम लेना है। भाई मुझे नहीं, ये बनाने वाले को, ठीक है, जिसका रेशम का काम है, मैं नहीं मारता, ठीक है, जीव हत्या नहीं करते हम। तो कोकून है, तो कोकून 10 से 12 दिनों के अंदर क्या बन जाएगा, नया कीड़ा बना देगा। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, जो कोकून होता है उसके अंदर लार्वा पाया जाता है। लार्वा कैसे कि जो ये था, अब लीफ खत्म हो चुकी, पूरा कोकून बन गया। अगर आपको याद हो कि अगर आपने कभी तितलियों को निकलते देखा होगा अपने कवच के अंदर, बॉडी में से फूट के धीरे धीरे से निकलती है, ये जो बाहर व्हाइट कलर का कवच दिखाई देता है, कवर दिखाई देता है, वो क्या होता है, प्यूपा होता है, सॉरी वो क्या होता है, कोकून होता है। और इस कोकून के अंदर जो मेन में था स्टार्ट के अंदर लार्वा, वो उसी के अंदर पड़ा है छोटा सा। तो जो कोकून होता है उसके अंदर क्या होता है, निष्क्रिय लार्वा पाया जाता है, उस लार्वे को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। तो प्यूपा क्या होता है, निष्क्रिय या इनएक्टिव लार्वा होता है, जो अब कोई काम का नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा कहते हैं। ठीक है, ये प्यूपा किसी काम का नहीं है। प्यूपा का जो साइज, मतलब कि ये पूरा उसका काम हो चुका है। क्या काम हो चुका है कि थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था लार्वा, जो 7.5 सेंटीमीटर का था, इसके अंदर क्या बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है 2। ठीक है, इसमें से क्या करता है, धीरे धीरे सिक्रेशन करता है, किसका, एक लार का। ये लार ही तो सूख कर क्या बनाएगी, रेशम बनाएगी। ये जो लार है वही सूख कर क्या बनाती है, रेशम बनाती है। जब लार सारी सूख जाएगी, रेशम सारा बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो प्यूपा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय लार्वा कहते हैं, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। इसका काम क्या था, रेशम बनाना, इसने रेशम सारा बना दिया, रेशम से कवच बन गया, उस कवच को कोकून कह दिया, और अंदर कौन रह गया, प्यूपा रह गया। अब इसका जो साइज है, इसका साइज मतलब कोकून प्यूपा का जो पूरा साइज है वो 1000 से 1200 मीटर तक का होता है। 1000 से 1200 मीटर मतलब 1 किलोमीटर तक का हो गया। और इसका जो वेट होता है वो 1.8 से 2.2 मिलीग्राम होता है। ठीक है, mm होता है, mm। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो क्या सारा का सारा रेशम का वापस एक बार कि कीड़ा था, कीड़ा कहाँ पर आया, पेड़ की पत्ती पर आया, और वहाँ पर उसने क्या छोड़ा, लार्वा छोड़ा। लार्वा छोड़ने पर क्या हो गया, लार्वा के अंदर एक लार ग्रंथि सिलेवरी ग्लैंड है, जो धीरे धीरे सेक्रेशन करती है, किसका, रेशम का एक। ठीक है, रेशम बनेगी, जो खुद क्या है 7.5 का है, बेलनाकार है। फिर उससे क्या निकलती है, सहतूत की पत्तियों को वो ग्रहण करता है। सहतूत की पत्तियों को ग्रहण करने उसका साइज 5 गुना बड़ा हो जाता है। 5 गुना बड़ा होने के बाद उसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। अब ये जो कोकून है, ये 10 से 15 दिन नया जीव बना देगा। और उसके दूसरी साइड क्या है कि कोकून के अंदर क्या पाया जाता है, प्यूपा पाया जाता है। अब ये प्यूपा क्या है, निष्क्रिय लार्वा है, जिसमें से कुछ नहीं निकलेगा। और उसके साइड में कितना है, वो जो लार्वा निकलता, रेशम निकल रहा था, वो क्या हो गया 1000 से 1200 मीटर तक का हो गया। उसके अंदर वेट भी बढ़ चुका है। इसी को मार के पीच के क्या करते हैं, इसको निकाल लेंगे। अब जो है कौन, जो प्यूपा है या जो कोकून है, कोकून के अंदर बाहर 2 कवच पाए जाते हैं। जैसे कि अंदर जो लार्वा है भाई, अंदर तो क्या है, प्यूपा है, बाहर क्या पाया जा रहा है, ये इस टाइप से पाया जा रहा है। ठीक है, ये फूट के निकलेगा। अब ये जो कवच दिखाई दे रहा है आपको, अंदर तो लार्वा था। ये 2 टाइप के होते हैं, एक बाहर अलग प्रोटीन पाया जाता है और अंदर वाला प्रोटीन क्या है, अलग है। ठीक है, इन प्रोटीन के नाम आपको याद रखने हैं, फाइब्रिन और सेरिसिन।
एक का नाम क्या है फाइब्रिन और एक का नाम है सेरिसिन। अब कुछ ही नहीं पूछते कि बाह्य प्रोटीन का नाम क्या होता है, आंतरिक प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो इंटरनल प्रोटीन और आउटर जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है। तो कैसे याद रहेगा कि फाइब्रिन कौन सा है, सेरिसिन कौन सा है। अब देखो सिंपल सी बात है, सेरिसिन, सीन का मतलब देखना कौन सी चीज़ देख सकेंगे जो बाहर होगी, तो बाहर वाली देख सकते हैं तभी तो उसका नाम क्या है, सेरिसिन है। याद रह जाएगा मेरे बच्चों, सेरिसिन, जिसको सीन कर सकते वो बाहर है और जिसको सीन नहीं कर सकते वो कौन है, अंदर है। ठीक है, तो सीन वाला कौन है, सेरिसिन बाहर, और फाइब्रिन क्या हो गया, अंदर। ये इतना सा हो गया सारा का सारा रेशम कीट का। वापस एक बार एकदम फटाफट में कि रेशम कीट, कीड़े का नाम बॉम्बिक्स मोराई, कहाँ पर है, ऑर्थोपोडा के अंदर, और लेप्टिडोप्टेरा, शहतूत के पत्तियों पर पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, मलबरी कीड़ा या मलबरी इंसेक्ट या मलबरी सल्ब कह देते हैं। फिर इसका जो लार्वा वो कैटरपिलर था, सारा काम भाई इसी का, ये लार्वे का, कि लार्वा कीट है, कीट से लार्वा निकलेगा, लार्वा से शहतूत की पत्तियों से भोजन मिलेगा, इसका कोकून बनेगा, कोकून से प्यूपा बनेगा, और प्यूपे से क्या बनेगा भाई, रेशम प्राप्त होगा। ये सारा क्या हो जाता है इसका, रेशम कीट का। तो हमने अभी क्या कर लिया, एक तो एपीकल्चर, एक सेरिकल्चर, मतलब कि मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन कर लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लैग कल्चर। तो लैग कल्चर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखने के लिए आपका धन्यवाद।